बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जेनज़ी की जो तहरीक है वो अब इंडिया में पहुँच गई है और कुछ अर्सा पहले इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने एक जुमला बोलते हुए केस के दौरान नौजवानों को काकरोच से तशबीह दी थी। और उसके बाद अभिजीत दीपिकी नामी एक नौजवान है जो इंडिया से बाहर रहता था, तो अभिजीत ने फौरी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी कायम कर दी, काकरोच जनता पार्टी। वैसे तो तंज में ये बात की थी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, लेकिन उसके बाद नौजवानों ने इसको सीरियस ले लिया और उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, काकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया के ऊपर भूचाल आ गया। इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की इंडिया के निज़ाम तालीम के ऊपर, और ये बार बार एक ही बात कर रहे थे कि इसके अंदर इस्लाहात लाई जाएं, इसको बेहतर किया जाए। इनको संजीदा नहीं लिया गया। ये छोटे मोटे एहतजाज करना शुरू हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज में शिद्दत आना शुरू हो गई। फिर एक वक्त आया कि कुछ तलबा ने और उनके साथ कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने मिलकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो हालात इंडिया के अंदर ऐसे होना शुरू हो गए कि पहले इनको संजीदा नहीं लिया गया। वज़ीर तालीम के जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ये तो शरपसंद किस्म के लोग हैं और ये ठीक लोग नहीं हैं। तो नौजवान इकट्ठे होते गए, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। नौजवान इतनी बड़ी तादाद में आए कि पुलिस उन्हें रोक नहीं पा रही थी और बिलाखिर वो पार्लियामेंट के बाहर पहुंच गए। नौजवानों ने जाकर एहतजाज किया। उनकी एक मिनिस्टर के साथ मुलाकात भी हुई, जो सेहत का मिनिस्टर था, हेल्थ मिनिस्टर, उससे मुलाकात भी हुई और उन्होंने अपने मुतालबात भी पेश किए। नौजवानों को कहना है जो वज़ीर तालीम है उसने मजाक उड़ाया और वो इस्लाहात नहीं ला रहा तालीम में, जिसकी वजह से इंडिया के नौजवान पीछे रह जाते हैं। लिहाजा वज़ीर तालीम जिसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उसको फारिग किया जाए और इसकी अब ज़रूरत नहीं है, और कोई ऐसा आदमी लाया जाए तालीम के मैदान में जो नौजवानों के लिए तालीम में इस्लाहात लेकर आए और इंडिया के हालात को, नौजवानों के हालात को बेहतर करे। देखें, ये नौजवान इतनी बड़ी तादाद में थे कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, पुलिस को वहाँ पे आंसू गैस फेंकनी पड़ी। मनाजिर जब मैंने ड्रोन की फुटेजेस देखी तो ऐसा लगा जैसे इंडिया भर के नौजवान वहाँ पे दिल्ली से सारे निकल के इस तरफ को आ गए। तो नौजवान बड़ी तादाद में पहुँचे, बड़े कमिटेड थे, उनके साथ उनके बैग्स थे, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान और पानी की बोतलें थीं। याद रहे कि अभी गर्मी का मौसम है और इस वक्त वहाँ पे काफ़ी गर्मी है, लेकिन इस गर्मी के बावजूद नौजवान ना सिर्फ आए बल्कि उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया। पुलिस ने उनके ऊपर बदतरीन लाठी चार्ज किया। कई नौजवान लाठियाँ खाते थे और खड़े रहते थे और वो बार बार कहते थे कि मारो हमें और मारो, हमें एक ही दफ़ा मार दो लेकिन हमें हमारा हक दो। ये सूरत हाल पैदा हो गई और फिर पुलिस ने वहाँ पे आंसू गैस चलाई, नौजवानों पे लाठी चार्ज की, उन्हें धक्कम पेल की, उन्हें वहाँ से धकेला, उनका स्टेज वहाँ से रिमूव किया गया। बहुत बड़ी नफरी पुलिस की बुलाई गई, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को इकट्ठा किया गया। लेकिन आप देखेंगे अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक भी नौजवान मरा नहीं है और ना ही इंडिया की पुलिस ने या फौज ने इन नौजवानों पे गोली चलाई। ये दिल्ली के अंदर आए भी, ये पार्लियामेंट के बाहर पहुंचे भी, इन्होंने अपना एहतजाज भी किया, अपने मुतालबात भी रखे, वहाँ पे मार कुटाई भी हुई, धक्कम पेल भी हुई, लेकिन इसके बावजूद इंडियन सरकार ने इन नौजवानों पे गोली नहीं चलाई। पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड हम देखते हैं कि अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे गोली चलाने का ऑप्शन ले लेती है और उसके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से मिल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का हाथ हमारे सर पे है, गोली वोली मार भी देंगे, कुछ 10-15-20 लोग मारे जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। आज़ाद कश्मीर में जो डाटा है वो 50 से ऊपर पहुंच गया है शोहदा का, 50 से ज़ायद शोहदा का डाटा है। अभी पिम्स के अंदर एक और नौजवान की शहादत हो गई है, उसे भी गोलियां लगी थी आज़ाद कश्मीर में। तो यहाँ तो परवाह ही नहीं करते, गोली मारते हैं इंसान को। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इंडिया में, नौजवानों ने अपने मसल शो किए हैं और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी जिसे काफ़ी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस शिकस्त नहीं दे पाई, बाकी मुखालफीन जो है वो नरेंद्र मोदी को नहीं तोड़ पाए, उसको नहीं हिला पाए उसकी जगह से, और नरेंद्र मोदी ने पैसे के ज़रिए से, ताकत के ज़रिए से सिस्टम के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल और अपनी पकड़ बना के रखी। लेकिन अब ये नौजवान जो हैं वो ऐसा लगता है बुनियादें हिला देंगे नरेंद्र मोदी की। इन्होंने मुतालबात जो हैं उनको बढ़ाना शुरू कर दिया नौजवानों ने और अब ये दोबारा निकलेंगे। देखिए, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ये जो नौजवानों की मूवमेंट है ना, इसका आगाज़ हुआ था श्रीलंका से।
सबसे पहले श्रीलंका के अंदर अवाम निकली, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान थे। ये भी तंग आए हुए थे सिस्टम से। इन्हें लग रहा था कि सिस्टम शहरियों को दबा रहा है। श्रीलंका के अंदर इनकलाब आ गया, उन्होंने उठा के पाक से खानदान की ऐसी तैसी फेर दी थी और हमने वो मनाजिर देखे थे। अभी श्रीलंका के अंदर चीज़ें नॉर्मलाइज हैं। फिर हमने देखा बांग्लादेश के अंदर नौजवान उठ गए। बांग्लादेश के नौजवानों ने हसीना वाजिद के मजालिम के खिलाफ खड़े होकर, और उन मजालिम के खिलाफ ख़ासतौर पर जो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती थी, जो नौजवानों का इस्तेहसाल किया जाता था, जो उनकी पॉलिसीज थी, उनके खिलाफ नौजवान खड़े हो गए और ऐसा प्रोटेस्ट किया कि हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। और हसीना वाजिद के मजालिम की दास्तानें जो खुलकर फिर बाहर आई हैं, जो लोग जबरी तौर पे लापता किए गए वो छूट छूट कर आए कई कई साल के बाद। तो बड़ा जुल्म, 15 साल तक हसीना वाजिद ने जुल्म किया था। नौजवानों ने कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में बांग्लादेश का। वहाँ पे एक इलेक्शन हुआ, उसके नतीजे में एक नई हुकूमत बनी है बांग्लादेश में। आज हालात बेहतर है। इसी तरह फिर नेपाल के अंदर हुआ। नेपाल में नेपो किड्स थे, वहाँ की जो रॉयल फैमिली है उनके बच्चे, वो वीडियोस बनाते थे अपनी अय्याशियों की, अपनी ज़िंदगी की बड़ी खूबसूरत वीडियोस बनाते थे कि ये सहूलत है, ये गाड़ी है, ये प्लेन है। तो वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो वीडियोस बना के वो पब्लिक करते थे, जैसा कि जरदारी साहब के बच्चे भी कभी कभी करते हैं। तो उससे नौजवानों के अंदर एक गुस्सा पैदा हुआ और वो इतना बढ़ता चला गया कि नेपाल में भी ये सब हो गया। अब आप देखें, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और फिर अगला मुल्क आता है इंडिया। ये मुल्क है भी इसी तरतीब से, इस तरफ को आप आते जाएं तो एक ही जगह पे है। तो इंडिया में अब नौजवान खड़े हो गए हैं और ये जेनजी है। ये वो जनरेशन है जिसको हम जेनजी कहते हैं, यानी वो नौजवान जो 25 साल के आसपास की उम्र के हैं, इससे ऊपर नीचे। तो ये जेनजी नौजवान है और इन्होंने अब मुसीबत डाली हुई है इंडिया के अंदर। ये बढ़ते जाएंगे, ये मेरी प्रिडिक्शन है। मैंने जब आपको पहली दफ़ा ये बताया था ना कि काकरोच जनता पार्टी, उन्होंने एक पार्टी बनाई है जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई है। मैंने आपको तब भी कहा था कि ये प्रैक्टिकली आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाएंगे। फिर जब वो इंडिया पहुंचा, मैंने आपको तब भी बताया था कि इसका जो फाउंडर है वो इंडिया पहुंच गया और अब वो बड़े एहतजाज के अंदर आज वो फाउंडर भी मौजूद था, बाकी नौजवान भी मौजूद थे और नौजवान खुद क़यादत कर रहे हैं। मैंने देखा छोटी छोटी लड़कियों को, बच्चियों को, उन्होंने जिस अंदाज में वहाँ पे डंडे और आंसू गैस का मुकाबला किया और वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो, उनको शऊर था, उनको पता है कि उनके साथ क्या ज्यादती हो रही है और नरेंद्र मोदी की सरकार वहाँ पे क्या कर रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब वहाँ पे भी नौजवान, इंडिया में ये जेनजी का बुखार यहाँ तक पहुँच गया। अगला मुल्क है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के नौजवानों को भी अब तैयारी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिम्मेदारी तो नौजवानों पर आनी है। अल्टीमेटली पाकिस्तान के नौजवानों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, चाहे नौजवान इस्लामाबाद, रावलपिंडी के हों, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान हो या कश्मीर के नौजवान हो। देखें ना, कश्मीर में भी अभी जो तहरीक आई है वो नौजवानों ने किया है। ये कोई बूढ़े लोग, बहुत बुजुर्ग लोग नहीं हैं, बहुत तजर्बाकार लोग नहीं हैं। कोई बेकरी वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई नया नया वकील बना है। तो ये सारे छोटे छोटे मिडिल क्लास के घरों से उठे हुए नौजवान हैं और स्कूलों के बच्चे बच्चियाँ आते हैं वहाँ पर धरने के अंदर और बड़ी तादाद में नौजवान शिरकत कर रहे हैं उन एहतजाजों में जो आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं। उसके ऊपर मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन अब पाकिस्तानी नौजवानों को अल्टीमेटली अपने हुकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, ये देखे बगैर कि कौन सी पॉलिटिकल क़यादत उनको लीड करती है या नहीं करती। ज़रूरत नहीं है ना, पॉलिटिकल पार्टीज के पास नॉर्मली ऐसा विजन नहीं है जो मौजूदा हुकूमत के अंदर, खास तौर पर वो तो सिर्फ अपने बच्चों को बना रहे हैं। नवाज शरीफ को मरियम नवाज और उसके बच्चों से बाहर दिखाई नहीं देता, जरदारी को अपने बेटे से बाहर दिखाई नहीं देता। ख्वाहिश तो देखो ना, उसने कभी इस ख्वाहिश का इजहार नहीं किया कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का नौजवान इक्तदार में हिस्सेदार बने। नहीं, वो कहता मेरी ख्वाहिश है कि मेरी जिंदगी में मेरा बेटा वजीर आजम बन जाए एक दफ़ा। आप देखें ना उनकी ख्वाहिशात कैसी हैं, वो अपनी फैमिली से बाहर जाती ही नहीं है। तो नौजवानों को पाकिस्तान में तालीमी इस्लाहात के लिए, नौकरी के एक जैसे मौके के लिए, बुनियादी इंसानी हकूक़ की फराहमी के लिए, नाइंसाफ़ी के ख़ात्मे के लिए, जो अकरबा परवरी होती है, यहाँ पे अपने ही लोगों को रेवड़ियाँ बांटी जाती हैं, उसके खिलाफ, और नौजवानों के मैंडेट का एहतराम कि नौजवान जो बात करते हैं, जिसको वोट डालते हैं, वहाँ पे वो मैंडेट उसको मिलना चाहिए। खेलों के मौके, सेहत के मौके, ये उन्हें मिलने चाहिए। इन मामलात के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए। फिर मेरिट का क़याम होना चाहिए पाकिस्तान में, निज़ाम इंसाफ होना चाहिए और शफाफ होना चाहिए, आज़ादी सारे राय होनी चाहिए। इंटरनेट बार बार पाकिस्तान में बंद कर देते हैं, मोबाइल फ़ोन बंद कर देते हैं, ये सिलसिले पाकिस्तान में बंद होने चाहिए। करप्शन, रिश्वत, सिफारिश, इन सारी चीज़ों के खिलाफ पाकिस्तानियों को आज नहीं तो कल उठना पड़ेगा और ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के नौजवानों को अपने हाथ में लेनी पड़ेगी।
क्योंकि श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश तक, बांग्लादेश से नेपाल और नेपाल से इंडिया और इंडिया से अब ये कश्मीर, आज़ाद कश्मीर में भी है। और फिर ये पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेटली नौजवानों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो नौजवान अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करें। मेरी गुजारिश है तमाम नौजवानों से कि अपने आप को आप ज़हनी तौर पे तैयार करें और तैयार रहें उस वक्त के लिए जिस वक्त कौम को उठना पड़ेगा, नौजवानों को उठना पड़ेगा इस सारे जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ, ये ख़ानदानी निज़ाम के खिलाफ, ये चंद ख़ानदानों की गुलामी के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान पे कब्जे के खिलाफ आपको उठना पड़ेगा। एक वक्त आएगा, अपने आप को ज़हनी तौर पे आप तैयार रखें। जब वो वक्त आएगा तो साथ मिलकर निकलें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। नाज़रीन, बिलावल ने कश्मीर के अंदर एक बात की है, ज़रा वो बात आपके सामने मैं पहले रख देता हूँ। स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से आज़ाद कश्मीर का मामला पेचीदा हो रहा है। देखें, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत किसकी है? बिलावल की है। आज़ाद कश्मीर में इतनी सारी फोर्सेस किसने बुलाई? जिन्होंने गोली चलाई बिलावल ने बुलाई, बिलावल की पार्टी ने बुलाई और गोली भी चलवाई। जो लोग हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उन्हें कलअदम किसने करार दिया? बिलावल ने और उसकी पार्टी ने किया। और कलअदम करार देने के बाद उनके सरों के ऊपर इनाम किसने रखा? बिलावल ने और उसकी पार्टी ने रखा। तो ये जितना कुछ भी किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किया। ये सारा बहरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने किया है। अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अलग है, पाकिस्तान की हुकूमत अलग है। बेशक ये एक दूसरे पे इन्हिसार करते हैं, लेकिन हैं तो अलग। दो एंटिटीज हैं आइन के मुताबिक, पाकिस्तान का या आज़ाद कश्मीर का। तो बिलावल जो कुछ आज़ाद कश्मीर में बिलावल की हुकूमत कर रही है, वो उसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? ये है मेरा सादा सवाल। तो बिलावल अपोजिशन बनने की या बनने का दिखावा करने की कोशिश करते हैं, जो इंतहाई गैर ज़रूरी है। और नौजवान इस बहकावे में आएंगे नहीं, वो इसमें फंसेंगे नहीं। हाँ, मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में और उसकी ड्राफ्टिंग जारी है। मुज़ाकरात की इस वक्त की सिचुएशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है। डेडलॉक है सीटों के मामले पे और वहाँ आकर फंस गए हैं सारे। एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अगर सीटें कम की जाएं तो जितनी सीटें कम की जाएं उनके पास पूरा इख्तियार होना चाहिए वोट डालने का, वज़ीर आज़म को चुनने का या वज़ीर आज़म को निकालने का, हुकूमत को बनाने और गिराने का इख्तियार। ये जो महाजरीन की नशिस्तें हैं इनके पास होना चाहिए, चाहे कम भी कर दी जाएं, इनका इख्तियार रहना चाहिए। लेकिन जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग कहते हैं ठीक है जी आप 4 करें 6 करें, लेकिन इख्तियार नहीं होना चाहिए। ना ये हुकूमत बनाएंगे ना ये हुकूमत गिराएंगे। हुकूमत बनाने और गिराने का इख्तियार आज़ाद कश्मीर के अवाम के पास होना चाहिए, क्योंकि वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है और आज़ाद कश्मीर के अवाम जिसको वोट डालेंगे वही हुकूमत बनाएगा, वही हुकूमत गिराएगा। अब क्योंकि ये मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन हैं, तो ये मकबूजा कश्मीर की हुकूमत बनाने या गिराने में रोल प्ले करें तो एक अलग बात है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की हुकूमत गिराने और बनाने में रोल प्ले ना करें, उनका मौक़िफ़ भी एक तरह से ठीक दिखाई देता है। हुकूमत का अपना मौक़िफ़ है, हुकूमत नहीं एस्टेब्लिशमेंट का। तो ये मुज़ाकरात यहाँ पे आके तातुल का शिकार है। इसमें धोखा भी हो सकता है, याद रखिएगा, एंड टाइम पे। और ये सिस्टम कोशिश कर सकता है कि इसको प्रलॉन्ग करे, इस चीज़ को, यानी 22, 23, 24 तक निकलवा लें, 25 को कंपेन ख़त्म करके 27 को एक इलेक्शन करवा दें ज़बरदस्ती कर्फ्यू वाले माहौल में, और कुछ सीटें पीपल्स पार्टी को दे दें, कुछ PMLN को दे दें, कुछ IPP को दे दें, कुछ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। एक मतंजन सा बना के एक ऐसी हुकूमत बनाई जाए जो बैसाखियों के ऊपर खड़ी हो, जो अकेले हुकूमत कर ना सके। PMLN को बाहर से कुछ सीटें मिल जाए, कुछ अंदर से मिल जाए, पीपल्स पार्टी को कुछ अंदर से मिल जाए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को थोड़ा बहुत हिस्सा दे दें और IPP को कुछ ना कुछ इधर उधर से पूरा करवा के, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में किया, तो एक मतंजन किस्म की हुकूमत बना दें। अब एक राय यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को इलेक्शन ज़रूर लड़ना चाहिए, और मेरे ख्याल में इनको इलेक्शन लड़ने के लिए 48 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं चाहिए। अगर ये 48 घंटे का भी टाइम हो ना, तो इन्होंने सिर्फ अपने उम्मीदवार अनाउंस करने हैं। जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अवामी हमायत हासिल है या सपोर्ट हासिल है, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है, और बाकी सब पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सपोर्ट है। यानी अगर सबसे ज़्यादा वोट बैंक है तो वो तहरीक इंसाफ का है, लेकिन सबसे बड़ी सपोर्ट अगर किसी के पास है तो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की है। वो अगर अपने लोग अनाउंस कर देना कि ये हमारे लोग हैं, इनको आपने वोट डालना है, तो वोट इधर उधर नहीं जाता, उन्हीं को डलेगा। यानी मैंने कई सहाफ़ियों से पूछा, कोई बहुत मोहतात भी रहता है ना, तो वो कहता है अगर ये इलेक्शन लड़ने का फैसला करते हैं और अपने उम्मीदवारों को नामजद करते हैं ना, तो ये बड़े आराम से अपनी हुकूमत बना सकते हैं। ये बात आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सहाफ़ी सहाफ़त कर रहे हैं उन्होंने मुझे बताई कि ये इतनी बड़ी मकबूलियत हो चुकी है,
और पूरे आज़ाद कश्मीर के कैनवस के ऊपर इनकी आवाज़ पहुंच गई है। लोग इनके साथ खड़े हैं और बहुत सारे शोहदा हैं इनके पास। 23 तारीख को वो शोहदा की याद में एक दिन मनाने जा रहे हैं। 50 से ज़ायद शोहदा की लिस्टें आ चुकी हैं, सैकड़ों जख्मी हैं। तो ये इस वक्त आप उनको नहीं हरा सकते इलेक्शन के मैदान में। अगर वो आ जाते हैं तो बस शर्त सिर्फ एक है, जैसे आज़ाद कश्मीर के लोग हर चीज़ पे पहरा देते हैं ना, जैसे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने नताइज हासिल किए थे, या जैसे खैबर पख्तूनख्वा के लोग बैठ गए थे जाकर पोलिंग स्टेशंस के बाहर और आरओस के दफ्तरों के बाहर कि जनाब हम तो रिजल्ट लेकर उठेंगे, हमें हमारी जीत का नोटिफिकेशन दिया जाए। ये 33 नशिस्तें हैं टोटल। इन 33 नशिस्तों पे अगर बैठ के अपना रिजल्ट लेकर अवाम उठे ना तो फिर मसला ही कोई नहीं, फिर बड़े आराम से वहां पे हुकूमत तब्दील हो सकती है, एक नई हुकूमत बन सकती है। तो ये अब एक और भी सिचुएशन है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो आज़ाद कश्मीर का मामला यहां पे, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीलॉग में। मजीद मालूमात आती हैं तो मैं आपको शाम को बताता हूं कि और क्या हो रहा है। अब नाजरीन, डीएचए की मौजें लग गई हैं। ये डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, ये फौज का एक झेली इदारा है, यहाँ पे ये कारोबार वगैरह करते हैं। तो देखें कितनी मज़े की खबर है, मोहम्मद असद चौधरी साहब ने खबर दी है। खबर देखें आप, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये मोटरवे वगैरह बनाते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें जो मेन है उसकी एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। उन्होंने अपनी पॉलिसी में नरमी की है डीएचए के लिए, और किसी के लिए नहीं। डीएचए के लिए तो कानून भी बदल देते हैं, मसला ही कोई नहीं है। उसका एक प्रोजेक्ट है गंधारा सिटी, इसको लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे से डायरेक्ट इंटरचेंज की मंजूरी दे दी गई। हालांकि किसी भी एक इस तरह के प्रोजेक्ट को मोटरवे से इंटरचेंज क्यों दिया जाएगा? इंटरचेंज तो शहरों के लिए होते हैं, सोसाइटियों के लिए तो नहीं होते। लेकिन क्योंकि डीएचए का है प्रोजेक्ट तो इन्हें जनाब इंटरचेंज की मंजूरी दे दी गई। पॉलिसी के मुताबिक मोटरवे पे 2 इंटरचेंजों के बीच में कम से कम 10 किलोमीटर का फासला होना चाहिए, मगर ये तो 7 किलोमीटर के ऊपर इन्होंने बना दिया है। और डीएचए इंतजामिया इंटरचेंज के लिए सरकारी फीस जो अदा करनी पड़ती है, यानी अगर आपने इंटरचेंज लेना तो आपने एक सरकारी फीस भी देनी है ना, ये अरबों रुपए में होती है। तो डीएचए वो फीस नहीं देना चाहता, वो इसको माफ करवाना चाहता है फीस को भी, ये कहकर कि हमने वेलफेयर के काम किए हैं, यानी हमने शोहदा को प्लॉट दे दिए हैं, या हमने कोई और वेलफेयर का काम किया है, या हमने क्रिकेट का एक ग्राउंड बना दिया है, हमने वहाँ पे एक मस्जिद बना दी है, वहाँ पे एक डिस्पेंसरी बना दी है, एक अस्पताल बना रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को बेचेंगे भी, उन्हीं चीज़ों की कीमत भी वसूल करेंगे ना। प्लॉट महंगे हो जाते हैं जी, अस्पताल बना हुआ है, मस्जिद बनी हुई है, सारा कुछ है, सहूलियात बनी हुई है, स्कूल बने, वेलफेयर का काम है ना। तो उसके अंदर वो कह रहे हैं जी एडजस्ट कर ले आप, ये इंटरचेंज आप हमें बना कर दें, जो अरबों रुपए इंटरचेंज की कीमत हमने आपको देनी है या फीस आपको देनी है, नहीं वो हम आपको नहीं देंगे, हमने वेलफेयर का काम कर लिया। एक तो इंटरचेंज ले लिया कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, 10 किलोमीटर वाली शर्त है वो भी खत्म कर दी, और इंटरचेंज लेकर उसकी फीस भी नहीं दी। ये 2 चीजें। मजीद वो लिखते हैं कि वाकफाने हाल बताते हैं कि नेशनल हाईवे काउंसिल के इजलास में 22 जून 2026 को जो हुआ, इंटरचेंज की लोकेशन पॉलिसी के खिलाफ होने की वजह से फैसला किया गया कि यह इंटरचेंज बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, और चेयरमैन काउंसिल और दीगर मेंबरान ने इसको बड़ी सख्ती से मुस्तरद किया था। अगले ही दिन काउंसिल के चेयरमैन शुजाउद्दीन जका दीगर काउंसिल मेंबरान को कॉल करके इस इंटरचेंज का कौमी मफाद समझाते रहे। यूं भरी काउंसिल में हुए फैसले को तब्दील करके ये इंटरचेंज दे दिया गया कौम के वसी तर मफाद में। अब इसके बाद होगा क्या? जो डीएचए गंधारा सिटी के प्लॉट्स हैं ना, वो बहुत महंगे हो जाएंगे। अब इसके इश्तिहार के अंदर बाकायदा लिखा जाएगा, बल्कि ये लिख दिया गया, ये आ भी है सामने आपके, कि जनाब एनएचए अलाउज डेडिकेटेड मोटरवे इंटरचेंज फॉर डीएचए गंधारा सिटी, कि जनाब हमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने एक इंटरचेंज भी अलाउ कर दिया है हमारे डीएचए गंधारा सिटी के लिए। तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त गाना गाया था नूर जहां ने, बाद में एक और गुलकारा ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया था कि सारे रकबे तुम्हारे लिए। तो ये वही वाली सूरत हाल मुझे लगती है कि डीएचए का रूल भी तब्दील हो गया। नाज़रीन, ये जो इन्होंने फैसला किया था, रोज़ाना की बुनियाद पे फैसला किया जाएगा कि पेट्रोल की कीमत ऊपर करनी है या नीचे करनी है, तो अब ये रोज़ाना करेंगे, हमें रोज़ खबर देनी पड़ेगी आपको। पेट्रोल की कीमत में इन्होंने इजाफा किया है जी, डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे, यानी 5.25 इन्होंने डीजल की कीमत मजीद बढ़ा दी है, और 35 पैसे पेट्रोल की कीमत कम कर दी है। यानी जब कम करते हैं तो 35 पैसे, बढ़ाते हैं 5.25 रुपये। तो डीजल के ऊपर आवाम को अच्छा खासा चूना लगा रहे हैं। इस वक्त जो डीजल की कीमत है वो 360 रुपये तक पहुंच गई है, और पेट्रोल लगभग 316 रुपये का है।
ये नाजरीन पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। इमरान खान का 150 वाला बहुत महंगा था और ये बहुत सस्ता है। ईरान और अमेरिका के इशू के ऊपर मेरे पास खबरें हैं, लेकिन बात करेंगे नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।